जय हिंद टू ऑल, एम आई ऑडिबल? एक बार बताओ सभी। ऑडिबल ना भाई? सभी को आवाज आ रही है ना? ओके। एक मिनट रुकना। ठीक है। सो रिवीजन कैसा चल रहा है? सभी का रिवाइज कर रहे हो ना? रिवाइज कर रहे हो ना भाई सभी लोग? रिवीजन कैसा चल रहा है? हाउ इज द रिवीजन इज गोइंग ऑन? हाउ इज योर रिवीजन इज गोइंग? सही चल रहा है सभी का? चलो ठीक है। समटाइम फील्स कि सब हो गया है, फिर कई बार एकदम शुरू से लगता है। वो तो एक ऐसे समझना इल्यूजन है ना, वो तो फील होगा, एंड तक फील होगा। बैकलॉग क्लियर? ज्यादा टाइम कहाँ रहा है? कोई आइडिया सजेस्ट कर। बैकलॉग है क्या? अभी भी बहुत ज्यादा बैकलॉग है? हाँ सियांशु, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको कि सभी का 1 ग्राम ऑक्सीजन हो चाहे आपके वाटर का हो, आपको क्या करना पड़ेगा, जो उनके साथ एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं ना, उनका आपको ग्राम निकालना पड़ेगा। वो बताऊंगा मैं, क्वेश्चन है ना, कल वाली क्लास में इंक्लूड करूंगा मैं। फिजिकल जियो चल रहा है, ठीक है। टाइम मैनेज करना पड़ेगा यार। एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बनाओगे तभी टाइम आपका मैनेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, वरना कल की तरह वापस लास्ट में रहोगे सर। बस करो अब, है ना? मैं नहीं चाहता आप लोग रहो वापस। इंटरेस्ट बना रहना चाहिए आप लोगों का। नहीं, अलग तरीके से होगा वो शियांशु, अलग तरीके से होगा। वैसे नहीं होगा। वो कंसेप्ट अपन नहीं लगा सकते जो मैंने कल बताया था आपको। मैं बताऊंगा वो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा भी नहीं जब तक पेपर नहीं निकलेगा, तब तक नहीं आएगा भाई कॉन्फिडेंस। बस क्वेश्चन आने चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज मेरी थोड़ी जबान फिसल सकती है, क्योंकि मैंने एक नया पंगा ले लिया उसके कारण। ठीक है। जबान फिसल सकती है मतलब कोई गाली वाली नहीं दूंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। मतलब थोड़ी सॉफ्ट आ सकती है मेरी आवाज। ठीक है। सो सबसे पहले अपन मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से भी आपके एग्जाम के अंदर भाई क्वेश्चन आता है। हाँ, एक छाला हो गया यार। वो भी टंग पे हो गए। ठीक है। तो फोकस करना है यहाँ पे। ओके। थोड़ा फोकस करना।
क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। इस बार आपके आई थिंक सीडीएस में तो नहीं आया था, सीडीएस में एक क्वेश्चन आया था, और एनडीए में इससे क्वेश्चन नहीं आया था इस बार, बट इस बार आएगा, ठीक है ना। ओके, तो फोकस करना अभी। ओके, ना सबसे पहले मेटल के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आपको मेटल नॉन मेटल के बारे में पता ही होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको पीरियोडिक टेबल के ऊपर लेके चलता हूँ। ये आपकी भाई पीरियोडिक टेबल इन डिटेल अपन जो नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इन डिटेल अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल तो आप सभी ने देखी होगी, एंड एक सजेशन भी दूंगा, सभी लोग पीरियोडिक टेबल अपनी टेबल के आगे लगा लो, ठीक है ना। एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल लगा लो। अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो ये आपके लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं ना भाई, लेफ्ट साइड वाले, ये होते हैं मेटल्स। ये सारे के सारे मेटल्स आपके, ठीक है ना। ये ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे मेटल्स है। और ये इधर वाले होते हैं ना, ये वाले, ये होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। ऐसा समझ लो, ये आपके अफगानिस्तान है, ये आपके इंडिया, और बीच में एक और चीज मिलेगी आपको, श्रेणी मिलेगी, जो कि पाकिस्तान है, बीच में सैंडविच हुआ हुआ है। ओके, जो कि सैंडविच हुआ हुआ है। दीपक कह रहा है आज पहली बार क्लास में आया हूँ। तुम टाइम पे नहीं हो बेटा, मैं लेट हूँ आज। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। अब ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं भाई उनको? उनको बोलते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं भाई? जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करे, प्लस नॉन मेटल की भी शो करे, बीच वाले, है ना, बीच वाले शो करे, बीच वाले हो मतलब वो। जैसे कि यहाँ पे आप बता सकते हो कौन से आपके मेटलॉइड है। ये आपको जिगजैग लाइन दिख रही है, ये जिगजैग लाइन क्या करती है? आपके मेटलॉइड को सेपरेट करती है। जिगजैग लाइन क्या करती है? मेटलॉइड को सेपरेट करती है। मतलब ये करती तो वैसे मेटल नॉन मेटल को है, बट इसके ऊपर मिलते हैं ना, इसके ऊपर की साइड, वो क्या होते हैं? आपके मेटलॉइड होते हैं। बता सकता है इनमें से कौन से हैं? इनमें से कौन से मेटलॉइड है? देखो सिंपल सी बात है, इस लाइन के जो ऊपर और टच में मिले ना, वो सारे के सारे आपके मेटलॉइड है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका? बोरोन हो गया। बोरोन आपका क्या है भाई? मेटलॉइड है, ठीक है। आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन आपका क्या है? मेटलॉइड है, ठीक। इसके नीचे देखो आपको क्या दिखेगा? जर्मेनियम दिखेगा। मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन से होते हैं भाई? देखो, आपके बोरोन हो गया, ठीक है। बोरोन के बाद में देखो आपके सिलिकॉन दिख रहा है आपको, ये भी मेटलॉइड है। आपके जर्मेनियम दिख रहा है, जीई, जर्मेनियम। इनके साइन भी याद रखना, ठीक है। सिलिकॉन का ऐसा ही है, बोरोन का पी है, जर्मेनियम का क्या है? जीई। इसके बाद में देखिए आपके इधर दिख रहा है आपको एएस। एएस क्या होता है भाई? एएस होता है आपके आर्सेनिक, आर्सेनिक। ये भी आपका क्या होता है? मेटलॉइड होता है। आर्सेनिक के नीचे देखो आपको एस भी दिखेगा, है ना। एस भी क्या होता है भाई? आपका एंटीमनी। ये भी आपका क्या है? मेटलॉइड है। एंटीमनी भी क्या है? मेटलॉइड। इसके अलावा देखिए आपके एंटीमनी के बाद में एस भी दिख रहा है आपको। एस भी क्या होता है भाई? एस भी तो कर लिया ना। टी दिख रहा है आपको? टीई क्या होता है? टीई, टेलुरियम, है ना भाई। ये क्या होता है? टेलुरियम। इसके नीचे पीओ दिख रहा है, पीओ क्या होता है? ये होता है पोलोनियम, पोलोनियम, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्स आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एटी, आरएन और ओजी, ये भी क्या होते हैं? आपके मेटलॉइड होते हैं। अब इतने डिटेल में ये नीचे वाले नहीं पूछेंगे, बट ऊपर वाले आपको पता होने चाहिए। जितने मैंने लिखवाए हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये सारे के सारे आपके क्या है भाई? ये सारे के सारे आपके मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड, ठीक है। मेटलॉइड है सारे के सारे। ओके, अभी यहाँ पे आइए। अब सबसे पहले अपन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। पीरियोडिक टेबल इन डिटेल अपन पढ़ेंगे, अभी मैं उसकी ट्रेंड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अच्छा, एक ट्रेंड ध्यान रखना है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ट्रेंड आपको क्या ध्यान रखना है भाई? ट्रेंड ये ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप नीचे जाओगे ना, अगर आप क्या जाते हो भाई? डाउन द ग्रुप जाते हो, ग्रुप के डाउन जाते हो, मतलब हीलियम, लिथियम, सोडियम, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, ये भी बोल सकते हो साथ में कि रिएक्टिविटी बढ़ती है।
रिएक्टिविटी बढ़ती है। एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? एक बार सभी लोग बताओ, आवाज आ रही है? सभी लोगों को ऑडिबल, ऑडिबल, ऑडिबल? आ रही है ना? वॉइस आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो नीचे जाओगे तो क्या बढ़ेगी भाई? रिएक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव आपका क्या होगा? सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, और फिर आपका फ्रेंशियम। वहीं अगर आप इस तरफ जाओगे, इस तरफ, है ना, टुवर्ड्स द पीरियड जाओगे, तो पीरियड से लेफ्ट से राइट जाओगे ना, लेफ्ट से राइट, तो आपकी रिएक्टिविटी क्या होती है भाई? डिक्रीज होती है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, मतलब नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा? फ्रेंशियम होगा। इधर जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी, है ना? आपका ऐसे जाओगे, जैसे देखो पोटेशियम, कैल्शियम, आपके टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो फ्रेंशियम, ये फ्रेंशियम दिख रहा है आपको, ये काफी रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? काफी रिएक्टिव होता है। समझ गए ना? तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, अभी चलिए मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेटल्स के बारे में वही जनरल प्रॉपर्टीज है जो आप छोटी क्लास के अंदर पढ़ते थे, वही डक्टिलिटी एंड ऑल दैट, है ना? बट कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखने हैं, वही आपके एग्जाम के अंदर पूछते हैं ना। उसी मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स लेफ्ट साइड में मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये क्या होते हैं भाई? डोनर होते हैं। अच्छा, कोई भी डोनेट करता है वो क्या होता है? लुईस एसिड होता है कि लुईस बेस होता है? जल्दी से बताना मेरे को। अगर कोई डोनेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं कि लुईस आपके बेस बोलते हैं? ये जनरली लस्चरस होते हैं, मतलब चमकते हैं भाई, ठीक है ना? ये क्या करते हैं? चमकते हैं। मेटल सारे देख लो आप, सारे के सारे चमकते हैं। जनरली क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं, है ना? जनरली क्या होते हैं भाई? हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं भाई? सॉफ्ट होते हैं, है ना? एकदम कोमल होते हैं। एकदम क्या होते हैं भाई? आपके कोमल होते हैं। अच्छा, डोनर एसिड होता है? डोनेट करने वाला एसिड होता है भाई? पक्का ना? डोनेट करने वाला क्या होता है भाई? एसिड होता है, ठीक है ना? कल वो मैंने वीडियो भेजी थी, वो नहीं देखी थी क्या तुम लोगों ने? कि डर सच्चाई को क्या करवा देता है? गलत करवा देता है, कॉन्फिडेंस लो कर देता है। कॉन्फिडेंस लो कर देता है, वो एसएसबी वाला वीडियो, वही वाला सीन आपके साथ हो गया, है ना? जैसे मैंने बोला एसिड हो गया, क्या आप लोगों ने बेस कर दिया? बट ऐसा एसएसबी में नहीं होता है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। तो ध्यान रखना, आपके ये सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप क्या कर सकते हो भाई? नाइफ से भी कट कर सकते हो। ओके, नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी आपकी क्या होती है? लो होती है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है भाई? लो होता है, ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये दिख रहा है आपको लिथियम? दिख रहा है लिथियम? इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, इसका बीपी काफी हाई होता है, ठीक है ना? बीपी बढ़ा ही रहता है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखो, सॉलिड होते हैं, सबको पता है कि भाई ये क्या होते हैं? जनरली आपके सॉलिड होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं भाई? सॉलिड होते हैं आपके, ठीक है ना? ये क्या होते हैं भाई? सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन याद रखना, आपका मर्क्यूरी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा है कि भाई मर्क्यूरी आपका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? ये ओनली मेटल है जो आपका लिक्विड होता है, किस पे? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना? रूम टेम्परेचर आपका समथिंग अराउंड कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं भाई? आपके लिक्विड होते हैं। मेलिएबिलिटी, ये मेलिएबल होते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं। अच्छा, मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप क्या कर सकते हो? मेटल को पीट पीट के आप थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? पीट 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 के क्या कर सकते हो? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा अगर आपको मेलिएबल पूछ ले तो वो गोल्ड है। गोल्ड के बाद में कौन है भाई? आपका सिल्वर है, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा गोल्ड है। उसके बाद में बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी देखो मेलिबिलिटी की तरह एक प्रॉपर्टी है कि भाई पीट पीट के आप वाइड्स के अंदर क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। वाइड्स के अंदर क्या कर सकते हो भाई? ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल आपका गोल्ड होता है। गोल्ड देखो इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम गोल्ड को ना आप 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हो। 1 ग्राम गोल्ड को क्या कर सकते हो भाई? 2 किलोमीटर तक की आप वायर बना सकते हो, ठीक है ना?
ये गुड कंडक्टर होते हैं आपके हीट के। हीट के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। आपने देखा होगा आयरन वगैरह होती है, जैसे ही आपकी हीट मिलती है तो वो क्या हो जाते हैं? जल्दी से गर्म हो जाते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है भाई? हाई होता है, जल्दी से मेल्ट नहीं होता। आयरन वगैरह हो गए आपके, जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, बेस्ट आपके कंडक्टर कौन होते हैं हीट के? एक तो सिल्वर हो गया, एक आपका कॉपर हो गया। ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं आपके हीट के। ठीक है ना? ओके। इवन हाई मेल्टिंग पॉइंट भी आपका इन दोनों का होता है। एक्सेप्शन है इसमें भी। एक्सेप्शन आपको याद रहनी चाहिए, यही एग्जाम में पूछते हैं। जैसे कि लीड का आपका काफी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इस ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। मर्क्यूरी हो गया आपका, है ना? ये भी आपका क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का देखो एक्सेप्शन कौन है आपका? गैलियम हो गया, सीजियम हो गया। इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीजियम का क्या होता है भाई? मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। ठीक। ये जनरली आपके सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब अगर आप इनको बजाओगे ना तो बजाने पे क्या आएगी भाई? आवाज आएगी। साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना? फाइन। ये गुड कंडक्टर होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं भाई? गुड कंडक्टर होते हैं। बेस्ट कंडक्टर कौन है भाई? सिल्वर। अब आप बोलोगे सर फिर सिल्वर के वायर क्यों नहीं यूज कर सकते? भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसे है तो कर लो। दूसरा आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर है कॉपर। एक्सेप्शन ध्यान रखना है, इसमें भी आपका मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी देखो लिक्विड फॉर्म में था तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं। वायर कोटिंग में इसको यूज करते हैं, जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना? और ये बेसिक ऑक्साइड क्या करते हैं आपके वाटर के अंदर फॉर्म करते हैं। ये चीज भी अपन ने देखी थी। वहीं अगर अपन नॉन मेटल की बात करते हैं तो एकदम उल्टे होते हैं। ये राइट साइड मिलेंगे पहली बात तो। ठीक है। ये जनरली क्या होते हैं? आपके एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना? ये क्या होते हैं? जनरली आपके एक्सेप्टर्स होते हैं। ये या तो सॉलिड होते हैं या फिर क्या होते हैं? आपके गैसेस होते हैं। एक्सेप्शन जैसे आपका कौन है भाई? ब्रोमीन। इसमें भी देखो एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ये याद रखना है, यार रूम टेम्परेचर पे ओनली आपका नॉन मेटल है जो लिक्विड के अंदर होता है। ओनली नॉन मेटल जो आपके लिक्विड फॉर्म में होता है, किस पे? रूम टेम्परेचर पे। ये नॉन लस्चरस होते हैं, मतलब चमकते नहीं है। इसका भी एक्सेप्शन है। आयोडीन, आयोडीन देखो चमकता है ना? नमक के अंदर आपको थोड़ी चमक दिखाई देती है ना, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन होता है। ठीक। ये नो आपके ना तो डक्टाइल होते हैं, ना मेलेबल होते हैं, ना सोनरस होते हैं, मतलब वो वाली प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती नहीं है। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, देखो एकदम उल्टे है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शन इसमें भी है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? कंडक्ट करता है। ठीक है ना? ग्रेफाइट क्या करता है भाई? आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट इनका जनरली लो होता है और ये जनरली आपके सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना? अब सॉफ्ट का भी देखो एक एक्सेप्शन आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट इज डायमंड। देखो कार्बन के काफी सारे एलोट्रोप्स अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जैसे डायमंड हो गया, बकमिस्टर फुलरिन हो गया आपका, है ना? ये सारे के सारे अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। बट डायमंड जो होता है भाई, ये काफी ज्यादा हार्ड होता है और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। ठीक है ना? नॉन मेटल्स वाटर के अंदर आपको क्या देते हैं? एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में आपको एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में क्या देखने को मिलेगी? ये देखने को मिल रहा है आपको? ये दिख रहा है भाई सभी को? एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं, सॉरी, राइट साइड में ये गैसेज है ना, ये सारी की सारी गैसेज आपकी इनर्ट गैसेज है। इनर्ट गैसेज। ठीक है ना? लस्चरस, लस्चरस बोलते हैं साइन वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है। अभी चलिए इसका आंसर बताओ जल्दी से। सर लुईस बेज ही तो डोनर होता है। देखो अखंड, जब आपके मेटल्स मेटेलिक आयन बनाएंगे, जैसे Na है तो वो Na प्लस बनेगा। Na प्लस बन गया तो वो एक्सेप्ट करना चाहेगा कि डोनेट करना चाहेगा? एक्सेप्ट करना चाहेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर क्या होता है? एक्सेप्टर क्या होता है भाई? वो एक तरीके से क्या है? दूसरी लैंग्वेज में एक्सेप्टर आपके। वैसे तो वो डोनेट करते हैं, बट लुईस एसिड बेस की डेफिनेशन में बात करें तो वो एक्सेप्टर आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका Au। ठीक है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? Au बताया था ना। Au किसका सिंबल होता है भाई? गोल्ड का होता है। गोल्ड क्या होता है? सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होता है और ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। बाकी ये तीन तो मैंने पढ़ा ही नहीं आपको। चलो इसका बताओ अभी। इनमें से किसका सबसे कम आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद करो कोई एक्सेप्शन था क्या?
तो अगर आपको याद हो तो मैंने गैलियम और सीजियम दो आपको एक्सेप्शन लिखाए थे, तो सीजियम ऑप्शन दिया तो सीजियम ही आंसर हो जाएगा, है ना। ये एक एक्सेप्शन था कि इसका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक क्या था आपका, गैलियम था। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए अभी। क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई इस चैप्टर से भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के अच्छे कंडक्टर्स कौन से हैं। आज टेंशन मतलब 55 ही पेज है। आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर एंड कॉपर आपके दोनों क्या थे भाई, गुड कंडक्टर थे। लीड देखो आपका बेड था तो ये एलिमिनेट, कॉपर मर्क्यूरी आपका बेड था ये एलिमिनेट। लीड और मर्क्यूरी दोनों आपके क्या थे, बेड थे। चलो ये बताओ। स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर। आज देखते हैं कौन टॉप करता है। कौन टॉप करेगा भाई आज। किसको लग रहा है कि मैं टॉप करेगा। तो ये सोनरस होती है, सोनरस मतलब भाई इनको अगर बजाओगे तो साउंड आ गया, इसीलिए तो आपके स्कूल बेल इन्हीं से बनाए जाते हैं। चलो इसका बताओ। इनमें से कौन सा आपका नॉन मेटल है बट लस्टरस है। मतलब चमकते हैं। चमकते रहो। दाग, दाग अच्छे हैं। प्रियांशु बोल रहे जिसका डेटा फास्ट रहेगा, जिसका डेटा फास्ट रहेगा वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे बाउंसर भी आएगी। शियांशु कह रहे संध्या भावना आएगी। चलो, लस्टरस कौन से होते हैं भाई, आयोडीन, है ना। ये नॉन मेटल भी है और चमकता भी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरली मेटल्स के आपको ज्यादा पूछता है तो उसी पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अभी फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है ना। समझने वाली चीजें हैं थोड़ी। देखो यहाँ पे, अब देखो, अगर आप मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो तरीके हैं उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का। ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का दो तरीका। एक तरीका तो सिंपल सा, आप मेटल को क्या करो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओ, वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मेटल को आप हाइड H2O वाटर के साथ रिएक्ट करो तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। और साथ में ये जो हाइड्रोजन बच जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के। एक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, एक वाटर के साथ रिएक्ट। ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके एलिमेंट्स मेटल्स क्या करते हैं, सारे के सारे मेटल्स आपके रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी। जैसे आपने देखा होगा कॉपर जो ब्राउन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके काला हो जाता है ना, काले कलर की कोटिंग आ जाती है। और इस तरीके से क्या बनता है, आपका मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं नेचर में, ये पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। अब यहाँ पे दो एक्सेप्शन याद रखना आपके मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड। एक तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, ये इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है आपके सभी मेटल ऑक्साइड्स के अंदर। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स है उसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का।
और दूसरा कि कैल्शियम ऑक्साइड आपका एक ऐसा के ऑक्साइड है जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बाकी के सारे ऑलमोस्ट रिएक्ट करते हैं कुछ ना कुछ लेवल पे, बट कैल्शियम ऑक्साइड किसी भी लेवल पे नहीं करता है। ठीक है जी। इसके बाद में बात करते हैं आपके एम्फोटेरिक की। ये चीज भी देखो आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मोस्टली चीजें आपकी रिवाइज होने वाली है इस क्लास में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मैंने क्या पढ़ाई थी, वो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो आपके एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं, बीइंग ए बीइंग ए क्या भाई, बीइंग ए मेटेलिक ऑक्साइड, है ना। मेटेलिक ऑक्साइड होने के बाद भी वो दोनों नेचर आपके शो करेंगे, एसिडिक और बेसिक। अब देखो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड दो ही नहीं होते हैं, आपने बुक के अंदर पढ़ा होगा एल्यूमिनियम जिंक। दो ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, लीड ऑक्साइड हो गया, आपका एंटीमनी ऑक्साइड हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है ना। तो बहुत सारे आपको एम्फोटेरिक देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे देखो बेरिलियम BE होता है वैसे, ठीक है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया आपका, गैलियम ऑक्साइड हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक ऑक्साइड हो गया, आपके ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं पर्पल कलर में, ये सारे के सारे आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है जी। ओके। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाना हो, देखो मैंने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो सोल्ट प्लस वाटर दिया, मतलब ये बेस की तरह बिहेव किया है। और जब मैंने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये देखो आपको क्या देता है, NaAlO2, ये अगेन आपका सोल्ट है और साथ में क्या दे रहा है, वाटर। तो इस बार देखो इसने किसकी तरह बिहेव किया, आपके सोल्ट की तरह बिहेव किया। इसका नाम क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है ना। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ज्यादातर आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। आपके जितने भी मतलब मेटल ऑक्साइड्स है वो पानी के अंदर क्या नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। बट कुछ आपके घुल जाते हैं, कुछ आपके सोल्यूबल्स होते हैं। ऐसे को भी अपन क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे Na2 हो गया, K2 हो गया, तो ये एग्जाम्पल दोनों याद रखना है, ये दोनों के दोनों आपके पानी के अंदर क्या होते हैं भाई, घुल जाते हैं। ठीक है जी। अब ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद रखनी है, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि ये हर जगह आपको काम आने वाली है। ऊपर से नीचे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, ये मैंने आपको पहले भी लिखा है। ये ऊपर देखो क्या होगा, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आपका आयरन, फिर एसएन, फिर Pb आपका, फिर हाइड्रोजन। कौन बोल रहा था भाई हाइड्रोजन मिसिंग है, मर्क्यूरी मिसिंग है क्या। फिर कॉपर, फिर आपका Ag, फिर आपका Eu, फिर आपका प्लेटिनम। अच्छा बताओ Hg कहाँ पे आएगा आपका, मर्क्यूरी कहाँ पे आएगा, कोई बता सकता है इस लिस्ट के अंदर। रिएक्टिविटी सीरीज में आपका मर्क्यूरी कहाँ आएगा, एनीवन। तो कहाँ आएगा भाई, ये Cu और Ag के बीच में आएगा, याद रखना। ठीक है ना। यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका, Hg भी आएगा, मर्क्यूरी। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ध्यान रख लेना ये वाला भी। ओके। ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना भाई। सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, फिर कौन है, सोडियम, फिर आपका कैल्शियम। अच्छा कैल्शियम से भी ऊपर एक और आता है, अगर आप लिखना चाहो तो बेरियम आता है बट इतना मेरे को नहीं लगता इन डिटेल पूछेगा आपसे। ठीक है। फिर आपका कौन आता है, कैल्शियम, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका कौन आता है भाई, कार्बन आता है। कार्बन के बाद में जिंक, फिर आपका आयरन, फिर आपका निकल। यहाँ पे आप निकल भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है ना। फिर आपका टीन आता है, टीन के बाद में क्या आता है, ये टीन है। ठीक है ना। ये क्या है, टीन। टीन के बाद में लीड आता है, लीड के बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद में सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद में फाइनली प्लेटिनम। ये सीरीज आपको एनी हाउ याद करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यही सीरीज चलने वाली है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका आंसर बताओ, इस बार के CDS का क्वेश्चन, एक और इजी सा क्वेश्चन। आज तो टॉप पे कोई और ही चल रहा है, स्टोरी अलग ही चल रही है आज पॉइंट्स टेबल की, एकदम अलग स्टोरी चल रही है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका जर्मेनियम हो जाएगा ना। जर्मेनियम क्या है आपका भाई, मेटलॉइड है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका बताओ।
आज तो भाई सभी लोग होमवर्क करके हैं, है ना। मतलब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का अभी स्कोर ऑलमोस्ट सेम, मतलब टॉपर सभी लोग हैं अभी तक, तो ऐसा समझ के चलो आप। बस टाइमर का फर्क है। एक गलती और आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। और वो गलती मैं करवाऊंगा आप लोगों से। देखते जाओ कैसे करवाता हूँ। इसका बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। CDS 1 2024 का क्वेश्चन है। क्या आएगा भाई इसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ये एम्फोटेरिक होता है आपका। चलिए, ये बताइए जरा आंसर। ये वाला बताओ जरा। तो देखो, आपको बोला है, आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी मतलब रिएक्टिविटी सीरीज, जितनी ज्यादा टेंडेंसी भाई उतना ज्यादा रिएक्टिव, तो रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको ऑर्डर लगाना। आपको पता है जिंक कॉपर से ऊपर आता है और कॉपर एजी से ऊपर आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो ये बताओ, CaPF 2021 का, इनमें से कौन सा मेटल ऑक्साइड जनरली नहीं रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ? हम्म। तो मैंने बताया था एक एक्सेप्शन आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट नहीं करता है आपके NaOH के साथ। चलिए ये वाला बताइए, इनमें से किसका आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? कौन से ऑक्साइड का होता है हाईएस्ट? तो हाईएस्ट किसका होता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिखाया था आपको। नाउ नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ मेटल्स क्या करते हैं भाई आपके, सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब सेम रेट पे नहीं करते हैं, कुछ तो करते भी नहीं है, बट मैक्सिमम करते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे मेटल सेम रेट पे आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं, मतलब ऑक्सीजन जैसे मिला लेके भाग जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं पहले धीरे धीरे लव स्टोरी बनाएंगे, उसके बाद में शादी वगैरह करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं बस रिश्ता करके छोड़ देंगे, शादी वादी का अता पता ही नहीं है, ठीक है।
जैसे कि देखिए सोडियम और पोटेशियम हो गया। अब सोडियम पोटेशियम देखो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको अगर आप एयर के अंदर छोड़ दो ना, खुली एयर में छोड़ दो, तो उसके अंदर काफी सारी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन दिखते ही ये क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन को पकड़ लेंगे और एकदम वाइग्रेसली आपके क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या कर लेंगे, आग लगा देंगे, और एक तरीके से ब्लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को कहाँ स्टोर करके रखा जाता है, केरोसिन के अंदर। अब देखो जो फर्स्ट लाइन वाले एलिमेंट्स है ना, जैसे लिथियम हो गया, सीजियम हो गया, ये भी आपके थोड़े रिएक्टिव होते हैं, तो इनको भी केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं अपन। ठीक है ना। ओके। एट नॉर्मल टेम्परेचर आपका मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लीड, देखो ये मिडल रिएक्टिविटी सीरीज वाले, ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं। ये देखो कोई लेयर नहीं बना रहे थे, ये डायरेक्टली आग लगा रहे थे, जबकि ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, जिससे कि फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब जैसे मान लो ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल के बॉल है, इसके ऊपर का पार्ट मान लो ऑक्साइड से आपका क्या हो गया भाई, मेटल ऑक्साइड बन गया, तो अंदर वाला पार्ट तो बच गया ना, फर्दर आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आयरन को अगर आप जलाओगे ना तो जलेगा नहीं, बट जो आयरन फिलिंग्स होते हैं ना, वो आपके क्या करते हैं भाई, जल जाते हैं। ठीक है। कॉपर कभी भी ध्यान रखना आपका जलता नहीं है, बट कॉपर आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड की लेयर जरूर बनाता है। नीचे नीचे जो आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये तो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, मतलब दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है इनके ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी। चलिए, अभी इसका आंसर बताओ, इस वाले का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली, कौन सा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पहला ये टी आई है, दूसरा आपका एफ ई है, तीसरा आपका पी टी है, और चौथा आपका जेडन है। तो मैंने बताया लास्ट के तीन एलिमेंट आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और प्लेटिनम हो गया। तो यहाँ पे प्लेटिनम दिया है, तो अपन प्लेटिनम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। चलो इसका बताओ अभी। CDS 2 2024 का, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल, इनमें से कौन सा अपन ऑयल के अंडर स्टोर नहीं करते हैं। एक मिनट रुकना भाई। आ, एक ना करेक्शन कर लेना, मैंने वहां आपको लिथियम लिख दिया शायद, है ना। ये करेक्शन करना भाई, ठीक है ना, लिथियम तो ऊपर की साइड है तो कम रिएक्टिव होगा, ये एक करेक्शन करना। लिथियम मत लिखना, यहाँ पे रुबिडियम लिखना, RB। ठीक है। क्योंकि देखो आपकी रिएक्टिविटी जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो फर्स्ट वाली लाइन मैंने बताई बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो नीचे जाएंगे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मिलेंगे आपको। लिथियम तो देखो सबसे ऊपर मिलता है, फिर आपका क्या मिलता है, सोडियम मिलता है, फिर पोटेशियम मिलता है, और फिर आगे जाके रुबिडियम भी मिलता है, सीजियम भी मिलता है। तो ये तो काफी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना, तो इसको करेक्ट कर लेना, अभी इसका आंसर बताओ। तो लिथियम आपका ऑयल के अंदर स्टोर नहीं किया जाता है, रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बताइए, इनमें से कौन सा आपका ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ सिंपल सी बात है, रिएक्ट नहीं करेगा। दोबारा क्यों तो भाई।
खुलेआम चीटिंग करवा रहे हो मेरे से। इसका क्या आंसर आ जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर। सिल्वर आपको बताया था रिएक्ट ही नहीं करता है, तो ऑक्साइड की लेयर कैसे बनेगा? फिर आता है मेटल्स विथ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा फोकस करना, आंखें खोल के कान खोल के, ठीक है ना? अब इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगेन याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको ऑर्डर में याद करनी है और ऑर्डर से ये चीजें आपको याद रखनी है। ना ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, इनमें से कुछ आपके ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के कुछ आपके गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ आपके पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, ठीक है? अब सबसे ऊपर देखो कौन आपके, पोटेशियम एंड सोडियम। सबसे ऊपर कौन है भाई? पोटेशियम एंड सोडियम। अब पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि मेटल्स जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। याद करो, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनता था? मेटल ऑक्साइड बनता था। और साथ में गैस कौन सी निकलती थी ये भी याद रखना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती थी। अब फर्दर देखो, ये और रिएक्ट होता है, और मेटल ऑक्साइड जब आपके पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, मतलब उसको पानी में रख रहे हो, तो मेटल ऑक्साइड अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपका, ठीक है जी? अब इसमें सबसे पहले आते हैं ऊपर के दो एलिमेंट, के एंड ना। इसको याद रख लो काना से। तो भाई काना जी आपके कौन से पानी से नहाते हैं? ये नहाते हैं आपके ठंडे पानी से। किस पानी से नहाते हैं? कोल्ड वाटर से, ठीक है ना? कान्हा जी किससे नहाते हैं भाई? कोल्ड वाटर से नहाते हैं। और ये जब इनके ऊपर कोल्ड वाटर डाला डाला जाता है तो भाई ये एकदम वायलेंट हो जाते हैं, जितने भी राक्षस प्रजाति सबको खत्म कर देते हैं। और वैसे तो आपको पता ही होगा भाई, ये जो पोटेशियम एंड सोडियम है ये बहुत खतरनाक चीज है। इनको पानी मिल गया, पानी में ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये बहुत वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक हो गए। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेंगे। अब ये बात याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी अपन मेटल को पानी के अंदर डाल रहे हैं तो क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये क्या कर लेती है? फायर को कैच कर लेती है, मतलब आग लगा देती है। इतनी खतरनाक होती है, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी होती है इसमें। फिर आते हैं आपके नीचे, देखो कौन? कैल्शियम। पहले दो हो गए मेहमान, फिर आपके आते हैं भाई कैल्शियम जी। कैल्शियम जी भी आपके किससे नहाते हैं? कोल्ड पानी से नहाते हैं, मतलब ठंडे पानी से नहाते हैं, कोई नखरे नहीं है। ये क्या होता है भाई? कम वॉयलेट होता है आपके, उतना ज्यादा मतलब खतरनाक नहीं होता है। वॉयलेट होता है बट उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। जैसे देखो कैल्शियम का आपने वाटर के साथ रिएक्शन बनाया तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, ये क्या करती रहती है? जैसे ये मान लो कंटेनर है, ये क्या करवाती रहती है? ऐसे बबल्स बनाती है पानी के अंदर। और इन बबल्स पे क्या करती है? इस कैल्शियम को ऐसे फ्लोट करवाती है। ऐसे क्या करवाती है? फ्लोट करवाती है, मस्त राइड करवाती है। हाँ, पानी होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, कोल्ड वाटर, ठीक है? तो ये कोल्ड वाटर के अंदर हाइड्रोजन देते हैं। देखो इसके हाइड्रोजन थे, वो उसने तो क्या कर ली थी भाई? आग कैच कर ली थी। बट इसके हाइड्रोजन आपकी आग कैच नहीं करते हैं, बबल्स बनाते हैं, और इसको क्या करवाते हैं? कैल्शियम को फ्लोट करवाते हैं। किसको फ्लोट करवाते हैं? कैल्शियम को फ्लोट करवाते हैं। फिर उसके नीचे देखो कौन आता है? आपका मैग्नीशियम आता है। अब मैग्नीशियम भाई ठंडे पानी से नहाने वाला आदमी नहीं है। ये बोलता है कि मेरे को तो हॉट शावर चाहिए, मेरे को तो एकदम गर्म पानी चाहिए, ठीक है? नखरे वाला आदमी है। तो इसको भाई हॉट वाटर दिया अपने ने, पानी दिया अभी भी, पर गर्म दिया है। तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, ये करेगा गर्म पानी के साथ, और ये ऊपर वाले गर्म पानी के साथ नहीं करेंगे। तो गर्म पानी दिया तो ये MgOH प्लस, साथ में ये भी क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। इसमें भी जो हाइड्रोजन निकलेगी ना, ये क्या करवाएंगे? आपके मैग्नीशियम को फ्लोट करवाएंगी। मैग्नीशियम को क्या करवाएंगे? फ्लोट। तो ऐसे याद रखो, ऊपर के दो ठंडा पानी, आग पकड़ लेते हैं। नीचे के दो आपके, ये ऊपर वाला ठंडा पानी, नीचे वाला गर्म पानी, बट बबल्स देंगे आपके। उसके नीचे देखो आपको तीन एलिमेंट और मिलेंगे, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। कार्बन देखो आपका नॉन मेटल है, इसलिए अपन उसको पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है? ये तीन याद रखना, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इसी ऑर्डर में याद रखना। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन है, ये ऐसे है भाई, ये आपके बोलते हैं कि हम तो सिर्फ स्टीम के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। हम तो, हमें तो ना तो ठंडा पानी सूट करता, ना हमें गर्म पानी सूट करता।
हम रहने वाले कौन से, कहाँ रहने वाले हैं भाई? हिमालय में रहने वाले हैं हम, नहाते ही नहीं है। नहाते हैं तो सिर्फ स्टीम से नहाते हैं। तो इनको क्या देनी पड़ती है? H2O की स्टीम देनी पड़ती है। स्टीम मतलब भाई वाटर, वाटर वेपर हो गया। ये भी ध्यान रखना, आपके बबल्स देते हैं, ठीक है ना? ये भी क्या देते हैं? बबल्स। इसके नीचे के जितने भी है ना आपके, जैसे लीड हो गया, कॉपर हो गया, आपके सिल्वर हो गया, आपके गोल्ड हो गए, ये सारे रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि हम तो अखंड क्या है, अखंड ना नहाने वाले इंसान है, कभी नहीं नहाते हैं। मतलब हमें पानी चाहिए नहीं, ना तो पीते हैं हम, ना नहाते हैं, ठीक है ना? कोई सा भी काम नहीं करते हैं, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस ऑर्डर में इनको याद रखना, ठीक है? अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको एक्सेप्शन दिखाता हूँ। केमिस्ट्री मतलब, केमिस्ट्री का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? केमिस्ट्री का क्या मतलब है, कोई बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन समझ पाए इस चीज को। ठीक है, अभी देखो मैंने एक चीज दिखाई आपको, अभी नहीं पहले दिखाई थी। आपको अगर याद हो, मैंने पढ़ाया था कि भाई कोई मेटल है, और मेटल के साथ अगर आप एसिड रिएक्ट करवाते हो तो क्या मिलता है आपको? मैंने पढ़ाया था सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, पढ़ाया था ना पिछली क्लास में। मेटल के साथ में अगर एसिड को रिएक्ट करवाते हो तो क्या मिलता है? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, ऑब्वियसली एक्सेप्शन, ठीक है ना? अब मैं इस चीज का एक्सेप्शन दिखा रहा हूं आपको कि एक ऐसा एसिड है जिसके साथ आपके हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। एक आपका ऐसा एसिड है जिसके साथ हाइड्रोजन गैस आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना? अब वो एसिड देखो आपका कौन सा है, वो एसिड कौन सा है ये देखो आप, ठीक है ना? अब वो एसिड देखो कौन सा आपका, जब देखो आपका जो नाइट्रिक एसिड है, इसका फॉर्मूला याद रखना, HNO3। ये नाइट्रिक एसिड होता है ना, वैसे तो इसको आपके जो ज्वेलरी वाले होते हैं ना आपके, वो क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं इनको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना? क्लीन करने के लिए क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। ओके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया मेटल में एसिड डालोगे तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, बट ये एक ऐसा एसिड है अगर आपने इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या देता है आपको? वाटर देता है। क्या देता है भाई? पानी देता है, वाटर देता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। यहाँ पे देखो HNO3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसने देखो अपना ऑक्सीजन निकाल दिया है ना? तो ये क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो गया। HNO3 अपना ऑक्सीजन दे दिया दूसरे को, सोल्ट में दे दिया, मतलब एक ही ऑक्सीजन रहा है इसके पास, देखो यहाँ से यहाँ क्या रहा है, एक ही ऑक्सीजन रहा है, दो इसने दे दिए। तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो गया, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसलिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस क्या नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। बट एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के अंदर, तो इसका भी एक एक्सेप्शन है। दो आपके मेटल ऐसे हैं जिनके साथ ये हाइड्रोजन गैस देता है, मतलब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दो ऐसे आपके मेटल है जिनके साथ HNO3 क्या देता है, सोल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये दोनों आपको मेटल के नाम भी याद रखने, इनके साथ आपकी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है ना? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि बबल्स फॉर्मेशन होता है, इसके रेट भी ध्यान रखना। सबसे ज्यादा आपके फास्ट मैग्नीशियम में फॉर्म होते हैं, फिर एल्यूमिनियम में, फिर जिंक में, फिर आयरन में, ठीक है ना? तो इन सब में फॉर्म होते हैं। कॉपर में आपका कोई बबल फॉर्म होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करता है। रिएक्ट तो करता है बट बबल नहीं फॉर्म होता है, ठीक है? चलिए अभी क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताओ। Which one of the following metals does not react with cold water to liberate hydrogen gas? इनमें से कौन सा आपका कोल्ड वाटर से नहीं नहाता है? इजी सा है ये तो। क्या आंसर हो जाएगा? आयरन देखो स्टीम के साथ करता था आपके, पानी के साथ करता ही नहीं था। चलो ये बताओ, अगेन रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इनको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग।
नॉट नेसेसरी कि एक्सोथर्मिक हो, कोई जरूरी नहीं है कि गैस निकलेगी तो एक्सोथर्मिक ही होगी। बट जो ऊपर की रिएक्शंस थी ना भावना, जिनमें आपके फ्लोट वगैरह हो रहा था, वो एक्सोथर्मिक है सारी। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? सोडियम, सोडियम के नीचे आयरन, आयरन के नीचे कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर। चलो ये बताओ, गोल्ड स्मिथ आपके कौन सा एसिड यूज करते हैं सिल्वर आर्टिकल्स और गोल्ड आर्टिकल्स को क्लीन करने के लिए? हम्म, इसको कर लेना H3PO3। चलो इसका क्या होगा भाई आंसर? देखो, क्लीनिंग के लिए नाइट्रिक एसिड अपन यूज करते हैं, ठीक है ना? चलो इसका बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता भाई? मैग्नीशियम नहीं करता ना, गर्म पानी के साथ करता है ये। चलो इसका बताओ, इसका आंसर बताओ। ये Na है, ठीक है ना, स्मॉल वाला ये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? Na। ओके, Na आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। चलो ये बताओ, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है इनमें से? सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? ये तो सारे फर्स्ट ग्रुप वाले ही हो गए एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिथियम। देखो, लिथियम सबसे ऊपर होता है तो सबसे कम रिएक्टिव होगा ना, बाकी सब नीचे थे तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मैंने बताया था रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। चलो इसका बताओ अभी, इनमें से कौन से ऑक्साइड्स आपके बोथ एसिड एंड बेस होते हैं?
क्या होगा भाई इसका आंसर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए, इसका बताइए, इनमें से कौन से आपके रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ? गोल्ड देखो ना ऑक्सीजन के साथ करता था, ना वाटर के साथ करता है, ना एसिड के साथ करता है। चलो, ये कर चुके हैं क्या अपन? नहीं किया ना। ये रिसेंट के आई थिंक सीडीएस का एक क्वेश्चन है, बताओ इसका। आपको बोला रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए मेटल्स का। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर देखो मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, तो आंसर हो जाएगा ए। चलो ये बताओ अभी, कैरोसिन में कौन सा रखते हैं? अच्छा, अब ये भी करूं मैं, है ना? सरो थोड़ी चाय और कॉफी, कॉफी और वो फ्रेंच फ्राइज और मंगवा दूं? क्या बोलते हो? आंसर क्या हो जाएगा भाई? सोडियम। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आए हैं। अभी नेक्स्ट देखो, मेटल्स विथ वाटर। मेटल्स विथ वाटर। नाउ मेटल्स विथ वाटर देखिए आपके कैसे, सॉरी, मेटल्स विथ वाटर तो देख चुके हैं। इसी के अंदर एक सब टॉपिक और देखिए, एक एनोडाइजिंग एंड एक्वारेजिया। ठीक है ना? ओके, तो फोकस करना है यहाँ पे। अभी देखिए, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस देखो क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं भाई? कोरोड हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम एक स्पेशल मेटल है, ठीक है ना? एल्यूमिनियम हो गया आपका, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, ये स्पेशल मेटल्स होते हैं। इनको अगर जैसे एल्यूमिनियम हो गया, इसको अगर आप ओपन एयर के अंदर छोड़ रहे हो ना, ओपन एयर के अंदर, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक परत बना लेते हैं Al2O3 की। ठीक है ना? जैसे ये मान लो आपका क्या है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या करता है, ओपन एयर में छोड़ा तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी ऑक्सीजन की, ठीक है ना? ऑक्साइड लेयर बन जाएगी। ये आपके क्या करेगी, ऑक्साइड लेयर अगर आपने और ज्यादा एयर के अंदर छोड़ा तो ये और मोटी आपकी लेयर बन जाएगी। ऐसे और मोटी लेयर बन जाएगी। अब जब लेयर बन जाएगी, तो अब अगर ऑक्सीजन आएगा तो ऊपर पहले से ही ऑक्सीजन है, तो आगे रिएक्ट नहीं होगा। तो अंदर का जो मटेरियल है वो देखो आपके क्या नहीं होगा, फर्दर कोरोड नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसलिए एल्यूमिनियम को अपन क्या करते हैं भाई, एनोडाइजिंग के लिए यूज करते हैं, है ना? एल्यूमिनियम के जो जितने भी आपके इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए उनके ऊपर क्या करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं। एनोडाइजिंग मतलब ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। अब देखो ये प्रोसेस करते कैसे हैं। ठीक है भाई, अपन क्या करते हैं, एक एपैरेटस लेते हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या लेते हैं, एक एनोड लेते हैं। एनोड, ठीक है? ये जो एनोड होती है ना, ये एनोड, ये बनी होती है आपकी किससे? एल्यूमिनियम से। किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम। इसमें एक सॉल्यूशन रखते हैं अपन।
इसके अंदर क्या रखते हैं, एक सॉल्यूशन रखते हैं। ये सॉल्यूशन कौन सा रखते हैं, ये रखते हैं अपन सल्फ्रिक एसिड H2SO4, वो भी कौन सा, डाइल्यूट, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड रखते हैं। ठीक है जी। अब ये जो डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड होती है ना, इससे क्या होती है, आपकी गैस इवोल्व होती है। कौन सी गैस इवोल्व होती है, आपकी ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है। ये ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है, वो क्या करती है, इस ये जो आपका एनोड बना हुआ है ना एल्यूमिनियम, इसके ऊपर जाके क्या होने लगती है, ऐसे चिपकने लगती है। इस तरीके से क्या होता है, आपका एनोडाइजिंग प्रोसेस किया जाता है और आपकी एक ऑक्साइड की क्या बनती है भाई, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। ठीक है। अब जब आपका मान लो ये कोई बर्तन वगैरह है, तो इसके ऊपर अपन वो क्या कर देते हैं, कलर वगैरह कर देते हैं, जिससे क्या दिखाई, ये अट्रैक्टिव दिखे। इसी तरीके से जैसे आपके एल्यूमिनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, इनके ऊपर आपकी एनोडाइजिंग की जाती है, इसीलिए ये बोट वगैरह बनाने में, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में क्या आते हैं, काम आते हैं, क्योंकि ये फर्दर आपके क्या नहीं होने देते हैं, कोरोजन नहीं होने देते। इसके बाद में देखिए एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया किसी ने देखा है भाई, घर पे खाते पीते हो गया एक्वा रेजिया, कोई है ऐसा? देखो एक्वा रेजिया क्या होता है, इसको पहली बात तो रॉयल वाटर भी बोलते हैं। ये होता क्या है, एक्वा रेजिया होता है भाई, कि मान लो आपने क्या लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, मतलब नाइट्रिक एसिड लिया, उसमें क्या कर दिया आपने, कंसंट्रेटेड HCl मिला दिया। क्या मिला दिया भाई, कंसंट्रेटेड HCl मिला दिया। किस रेशियो में मिला है, ये मिला है आपने 1:3 के अंदर। मतलब HCl आपने क्या मिला है, 3 यूनिट मिला है, तो आपका HNO3 कितना यूनिट मिला है आपने, 1 यूनिट मिला है। ये दोनों को मिलाने के बाद में जो खतरनाक एसिड मिलता है, बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एक्वा रेजिया बोलते हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि आपके गोल्ड को भी क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है, मतलब पिघला सकता है अपने अंदर। ठीक है ना, मिक्स कर सकता है। इवन प्लेटिनम जैसा एलिमेंट भी क्या कर सकता है, अंदर अपने पिघला सकता है। ये हाईली कोरोजिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है, मतलब इसमें से भाप निकलती है। इसीलिए इसको भी आपके ऑर्नामेंट्स क्लीनिंग के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है ना भाई। ओके। अभी एक वापस आपको मैं टॉपिक रिकॉल करवा रहा हूँ, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है ना सभी को। ठीक है। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। ओके। आप भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है ना, आप भी अलग लिखना। यहाँ पे 3 लिखा है क्या, ठीक है, उल्टा लिखा है भाई, इसको इग्नोर करना, ठीक है ना। यहाँ पे फोकस करो आप। ओके। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट्स के एक्सेप्शन होते हैं, वो लिखवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि क्या हो सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। रेशियो बताया ना, अभी तो बताया अंकित, 3:1 के अंदर होता है। HCl 3 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट आपका H2SO4 होता है ना। यहाँ पे फोकस करो। तो सबसे पहला जैसे एलिमेंट आपका हीलियम है ना, दूसरा मैं एलिमेंट की बात करूंगा आपके नियोन। ठीक। तीसरे मैं एलिमेंट की बात करूंगा आपके आर्गन। ये तीनों एलिमेंट क्या है भाई, ये तीनों के तीनों एलिमेंट को क्या बोलते हो आप, इनर्ट गैस बोलते हो, क्योंकि ये इनर्ट गैस वाले के अंदर आते हैं तीनों के तीनों। मतलब इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर की बात करूं, और इधर लिखूंगा मैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, फुलफिल होता है ना, इसके अंदर 2 होता है, इसके अंदर कितना होता है भाई, 10 होता है, इसके अंदर कितना होता है, 18। खुद से लिखने की ट्राई करना कमेंट के अंदर। तो इसका कितना हो जाएगा भाई, इसी आपका 2 हो जाएगा, इसका 2 8, और इसका कितना हो जाएगा 2 8 8। तो देखो सबका फुलफिल है, सभी का क्या है, फुलफिल। इसके बाद में देखिए एक एलिमेंट ध्यान रखना आप, सोडियम। सोडियम का आपके एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, 281। वैसे तो मैंने आपको पूरा सिखाया अच्छे से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आप किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हो, बट ये एनसीईआरटी के अंदर दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है। जैसे Mg हो गया, Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 282। फिर तीसरा देखिए, तीसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है भाई, 13। तो क्या हो जाएगा, 283। जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है भाई, आपका पोटेशियम। पोटेशियम का देखो 19 होता है। अब पोटेशियम का 19 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 288। कितने हो गए देखो, 8 और 8 16 17 18। अब आप क्या बोलोगे कि सर पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 आ जाएंगे, तीसरे में 18 तक आ सकते हैं। भाई मैंने एक चीज बताई थी आपको, तीसरे में ना आपको मैंने सब सेल वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, तीसरे में आप 8 ही बढ़ सकते हो। ठीक है ना, तीसरे में 8 ही बढ़ सकते हो, अगला आपको इससे अगली शेल में बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, इसके अंदर भर देते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई आपका कैल्शियम। नेक्स्ट कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम में देखो 20 होगा तो कितना हो जाएगा, 2882। कितना हो जाएगा, 2882। इसके बाद में देखिए आपके नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी ध्यान रखना भाई, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। ये नॉन मेटल हो गए, यहाँ से क्या हो गए, नॉन मेटल। 7 होता है तो कितना हो जाएगा, 25।
ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, तो कितना हो जाएगा? 2 6। आपके फ्लोरीन का कितना होता है भाई? 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा? 2 7। ठीक है। इसके बाद में देखिए आपके फ्लोरीन के बाद में फॉस्फोरस का याद रखना, 15। 15 होता है तो कितना आएगा? 285। आपके सल्फर का ध्यान रखना, सल्फर का कितना होता है? 16, तो ये हो जाएगा आपका 286। एंड फाइनली क्लोरीन का ध्यान रखना, क्लोरीन का कितना होता है? 17, तो ये क्या हो जाएगा? 287। अब आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर मोस्टली यही एलिमेंट्स आपसे पूछता है। क्यों पूछता है? बिकॉज ये एनसीईआरटी के अंदर आपके दिया हुआ है, इसलिए आपको इनका तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। बाकी आपको मैंने सभी एलिमेंट्स का लिखना सिखाया है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है एनोडाइजिंग प्रोसेस के लिए? देखो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज द एनोड, ये सही है। ऑक्सीजन गैस इज इवोल्व एट द कैथोड, कैथोड भी इवोल्व नहीं होती है, एनोड भी होती है, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट वाला सब टॉपिक देखो, आपके आयनिक कंपाउंड्स है ना, छोटा सा टॉपिक है, देख लो। वैसे तो आप आयनिक कंपाउंड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। आयनिक कंपाउंड्स देखो क्या होता है, याद है अपन एलिमेंट्स बनाते थे, जैसे कि NaCl कैसे बना, बना के देखा था ना अपने ने। अब Na अगर आपको याद हो तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो क्या हो जाएगा? 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्लोरीन का कितना हो जाएगा भाई? क्लोरीन का हो जाएगा 287। अब सोडियम एक दे सकता है और क्लोरीन एक ले सकता है, तो Na प्लस क्या हो जाएगा? Na प्लस हो जाएगा भाई 28, और क्लोरीन माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 288। मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? कंप्लीटली इसको डोनेट कर दिया। तो Na और Cl क्या करते हैं भाई? इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये आयन एक्सचेंज करते हैं, आयन एक्सचेंज करके आपके क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं NaCl। इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है ना? इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या हुआ है भाई? आपके आपके चार्जेस का क्या हुआ है? शेयरिंग हुआ है, ठीक है जी। ऐसे ही देखो आपका MgCl2 होता है। Mg की बात करें तो Mg का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? ये होता है 12, तो क्या हो जाएगा? 282। वहीं Cl का तो अपन देख चुके हैं, कितना होता है? 287। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, मैग्नीशियम दो देना चाहता है, मैग्नीशियम दो देना चाहता है, बट क्लोरीन तो एक ही लेना चाहता है। मैग्नीशियम कितने देना चाहता है भाई? दो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना? तभी इसका क्या होगा? फुलफिल होगा। बट वहीं आपका जो ये क्लोरीन है, ये सिर्फ एक ही लेना चाहता है, तो अपन क्या करेंगे? दो क्लोरीन जोड़ देंगे इसके साथ, एक एक ले लेगा, एक दूसरा ले लेगा। तो इस तरीके से देखो आपका क्या बनता है? MgCl2 बनता है, क्योंकि दो क्लोरीन है ना? दो क्लोरीन है, क्या बन जाएगा? MgCl2 बनता है। ओके। तो आयनिक कंपाउंड सिंपल सी बात क्या होती है भाई? जो आपके आयन्स के एक्सचेंज से बनते हैं। किससे बनते हैं? आयन एक्सचेंज से, आयन एक्सचेंज से बनते हैं। इनको अपन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं और आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है जी। ओके। और ये कंपाउंड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। रीजन क्या है? देखो, एक प्लस होता है और एक नेगेटिव होता है, और अपने को पता है प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अपोजिटली चार्ज होते हैं। और अपोजिटली चार्ज होने के कारण इनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपके। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है ना? जो कि किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसीलिए इनका देखो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे NaCl हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है, बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना हाई है। LiCl हो गया, कितना मेल्टिंग पॉइंट हाई है, कितना बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो इन सबका देखो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपका कितना हाई है ना? अच्छा, एक आयरन का आपका बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना? ये याद रखना, ये आपके एग्जाम के अंदर एक बार आया हुआ है। ओके, ठीक है जी।
वही एक और आप आगे जाके पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड। कोई बता सकता है व्हाट इज कोवेलेंट कंपाउंड? एनीवन? कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोई बता सकता है? तब तक मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है। फिजिकल नेचर की अगर बात करें अपन, इसके फिजिकल नेचर की अगर अपन बात करें, तो फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो ये सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि देखो अपोजिट चार्ज होता है तो काफी ज्यादा आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ये एक दूसरे को एकदम खींच के रखते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं आपके। जनरली ब्रिटल होते हैं, अगर आपने इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया तो ये क्या हो जाते हैं, आपके टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत हाई होते हैं। रीजन क्या है, इंटरआयनिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। सोल्यूबिलिटी कि भाई ये पानी के अंदर घुलते कि नहीं घुलते हैं, ये पानी के अंदर घुल जाते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, आपके पोलर कंपाउंड होते हैं। ध्यान रखना, पोलर कंपाउंड आपके पानी के अंदर घुलते हैं, नॉन पोलर नहीं घुलते हैं। ठीक है ना। बट ये सोल्यूबल नहीं होते हैं आपके कैरोसिन और पेट्रोल में। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है ना। ये पेट्रोल और कैरोसिन क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर में ये घुलते नहीं आपके। ओके, नॉन पोलर में घुलते नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट मोल्डर फॉर्म में आपके चार्जेस बिखर जाते हैं, तो मोल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आयनिक कैरेक्टर बात करते हैं, व्हाट इज आयनिक कैरेक्टर? जैसे यहाँ पे देखो सोडियम और क्लोराइड था, इनके जो चार्जेस थे, इनके बीच में जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना, उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। द हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द हाइयर द आपका आयनिक कैरेक्टर। ठीक है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड में कभी भी आपको आयनिक कैरेक्टर नहीं दिखेगा, आपको इन्हीं के अंदर दिखेगा। अब देखो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है ना। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा बेसिक आइडिया देख लो बस। अब मान लो एक आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है। अब ये क्या करेंगे भाई, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता, बाद में इसका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ये इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये क्या करेंगे, डील करेंगे कि भाई क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं। ऐसे क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये शेयरिंग वाला काम करते हैं, जब आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है और आपकी ये S2 बन गया, इनको बोलते हैं अपन कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है ना। इनमें कोई भी आपको आयनिक कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। अब इससे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, मेल्टिंग पॉइंट बताइए भाई आयरन का। अब ये बेसिक आइडिया लगा के भी आप एग्जाम में टिक कर सकते थे, अदरवाइज ये वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करनी। अभी नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो अपन पोल नहीं करेंगे अब, है ना, नेक्स्ट स्लाइड के बाद, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े और करने हैं, 2 स्लाइड्स और करनी है अपने को। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब ये तो देखो एकदम जनरल था यार, 25 डिग्री पे आपका आयरन थोड़ी पिघल जाता है, 37 पे भी नहीं पिघलेगा, 500 और 1500 में थोड़ा हो सकता था आपसे। अब आयरन देखो इतना खतरनाक होता है, 500 भी कम पड़ेगा इसके लिए। ठीक है ना। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है। वैसे ये CDS 1 2024 का एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, बट ये कोवलेंट, और अगर आपने इसमें से पता लगा लिया ना कौन सा कोवलेंट है और कौन सा आपका वो है, आयनिक कंपाउंड है, तो इसका आंसर साफ साफ पड़ा है। ट्राई करो जरा। बेरिलियम का देखो एटॉमिक नंबर 5 होता है। मे बी। कॉल आ रहा है।
अब ये होते हैं भाई बाउंसर वाले क्वेश्चन, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मतलब नहीं पूछना चाहिए क्योंकि कोई सेंस नहीं है इसका पूछने का, स्पेशली सीडीएस वाले एस्पिरेंट से, फिर भी उन लोगों ने पूछा है। अब देखो बेरिलियम का आपका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3। और अपने को पता है फ्लोरीन को भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, फ्लोरीन को एक आपका इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। बट ये तो 3 डोनेट कर सकता है, तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है भाई, शेयरिंग कर लेता है। ठीक है ना, तीनों से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयरिंग। तो पहला तो आपका होगा नहीं, फिर दूसरा आपका सेम ही चीज आपका होगा नहीं, तीसरा भी आपका सेम ही चीज है, स्ट्रक्चर बना के देखना, नाइट्रोजन क्लोरीन नहीं होगा, ये आपका क्या है भाई, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो अभी लास्ट, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लास्ट है। आज झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म है। ठीक है ना, तो फोकस करना। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बस छोटी छोटी डेफिनेशंस ध्यान रखना, बाकी इसमें से इतना नहीं पूछा है, बट आपको पता होना चाहिए, आपको 30/30 टारगेट है, हाई टारगेट है तो। ठीक है ना, ओके। हाँ, क्योंकि देखो के आपके क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा, ध्रुव, और इस पे +1 चार्ज आएगा, और सल्फर क्या करेगा आपके, -2 आएगा। ठीक है ना, तो वो दो आपके पोटेशियम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आपके आयन एक्सचेंज से। अभी यहाँ पे फोकस कीजिए, अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब अर्थ के क्रस्ट में देखो आपको बहुत टाइप के मेटल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बहुत टाइप के मेटल्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो अर्थ के क्रस्ट में मेटल्स होते हैं ना, ये नेचुरली आपके एलिमेंट्स किस चीज में अकर होते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में अकर होते हैं। ठीक है ना, मिनरल्स क्या होते हैं भाई, मिनरल्स आपके, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर टाइप का मेटल आपका ज्यादा कंटेंट कर रहा है, उसका परसेंटेज ज्यादा है, जैसे सपोज करो कोई मिनरल है उसके अंदर आयरन आपका ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, और बोलते हैं उसका, है ना। क्या बोलते हैं, जैसे आयरन का और बोल दिया, अगर मान लो मरकरी ज्यादा है तो उसको बोलेंगे मरकरी का और। ओके, नाउ जब भी आप क्या करते हो भाई, मेटल्स का क्या करते हो, एक्सट्रैक्शन करते हो, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद आनी चाहिए। अब रिएक्टिविटी भी सीरीज में देखो, ऊपर वाले एलिमेंट्स जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो काफी ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो ये कभी क्या आपको फ्री फॉर्म में मिलेंगे, ये तो आपको क्रस्ट के अंदर मिलेंगे, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट किए हुए मिलेंगे, तो ये कभी भी फ्री फॉर्म के अंदर नहीं मिलते हैं। तो इनको फ्री फॉर्म में लाने के लिए अपन एक मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। वहीं जो बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जिंक, आयरन और आपका लीड हो गया, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, तो ये कभी कभी फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं, और मोस्टली आपको नहीं मिलते हैं, मोस्टली नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके लिए अपन एक मेथड यूज करते हैं, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, कार्बन से रिड्यूस करते हैं ना, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, इनका रिडक्शन कार्बन से करते हैं। वहीं जो नीचे वाले हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये आपको नेटिव स्टेट में भी मिल जाते हैं, मतलब एकदम फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, सिर्फ गोल्ड मिल गया, सिर्फ सिल्वर मिल गया, ऐसे। ठीक है ना, बट कभी कभी कॉपर और सिल्वर आपको कंबाइंड स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इनके लिए देखो कौन से के लिए क्या मेथड यूज होता है। ठीक है, अब देखिए जब भी आप और से क्या करते हो, एनरिचमेंट करते हो, मतलब मान लो कोई एलिमेंट्स निकाल रहे हो, तो और क्या होते हैं आपके, कंटामिनेटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर काफी सारी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, इनको क्या बोलते हैं अपन, गैंग्यू बोलते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ एक बार। ठीक है ना, कि भाई गैंग्यू क्या होता है आपका, ये आपसे पूछा था। ओके, तो ध्यान रखना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लो रिएक्टिव मेटल्स को अपन एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना, लो रिएक्टिव मेटल्स को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो जैसे सिनाबार हो गया आपका मरकरी का, है ना, मरकरी का और क्या होता है भाई, सिनाबार, जैसे कि HGS हो गया आपका, मरकरी सल्फाइड। इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है ना, इसको अपन ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो ये देखो क्या बन गया, HgO+SO2 बाहर निकल गया। अब इस HgO को क्या करूंगा, मैं रिड्यूस करूंगा, हीट करके क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा, रिड्यूस करूंगा तो मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। फिर देखो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स को अपन कैसे क्या करते हैं आपके, सेपरेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है ना, इसमें देखो अपन दो मेथड फॉलो करते हैं, एक करते हैं कैल्सिनेशन, एक करते हैं रोस्टिंग। अगर अगर आपको मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट आपके अर्थ के क्रस्ट के अंदर कार्बोनेट फॉर्म में मिल रहा है, मतलब CO3 के साथ रिएक्ट हुआ हुआ मिल रहा है, ZCN CO3 मिल गया जैसे। ठीक है ना, अगर आपको क्या मिल रहा है भाई, ZCN CO3 के फॉर्म में मिल रहा है, मतलब CO3 के साथ रिएक्ट होके मिल रहा है, कार्बोनेट फॉर्म में मिल रहा है, तो अपन इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं स्ट्रांगली, किसमें, लिमिटेड एयर में, लिमिटेड एयर में, लिमिटेड ऑक्सीजन में हीट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। जैसे देखो मैंने ZnCO3 को मैंने हीट किया आपके लिमिटेड एयर में, तो ये ब्रेक हो जाएगा ZnO+CO2। फिर ZnO को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा, Zn+O2। वहीं अगर
यही Zn मान लो आपके सल्फाइड के फॉर्म में मिलता, मतलब सल्फाइड के साथ रिएक्ट हुआ हुआ मिलता, तो भी अपन इसको स्ट्रांगली क्या करते हैं, हीट करते हैं, बट एक्सेस एयर में। अगर एक्सेस एयर में हीट कर रहे हो तो इसको बोलेंगे रोस्टिंग। ये सल्फाइड के टाइम करते हैं। अगर देखो कार्बोनेट के, ऐसे याद रखो, सी कैल्सिनेशन है ना, कार्बोनेट मतलब कैल्सिनेशन, सल्फाइड मतलब रोस्टिंग। तो ZnS को ऑक्सीजन के साथ अगेन देखो वही प्रोसेस करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, ZnO प्लस SO2 बना। फिर ZnO को क्या कर लो भाई, ZnO को क्या कर लो, अगेन हीट करके आप रिड्यूस कर लो, अगेन हीट करके क्या कर लो, रिड्यूस कर लो Zn प्लस O2 में। इस तरीके से क्या लेते हैं अपन, ओरिजिनल फॉर्म निकालते हैं। वहीं देखो जो आपके हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस अपन क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं, ठीक है, फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब एक चीज देखो, अपन इसके अंदर जो आपकी रिफाइनिंग यूज करते हैं ना, जैसे ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसके अंदर क्या करते हैं आपके, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं, और जो प्योर मेटल होता है उसको कैथोड बना देते हैं। तो यहाँ से जो प्योर मेटल होगा ना, वो आके किस पे लग जाएगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपके कैथोड पे आके लग जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे ना कभी कभी ये जो एनोड होता है, इसके नीचे क्या हो जाती है, इसके ऊपर जितना भी इंप्योरिटीज होती है ना, ये झड़ती है, तो ये नीचे ऐसे जमा हो जाती है। इस कचरे को क्या कहते हैं भाई, इस कचरे को ध्यान रखना, अपन कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड। एनोड का मड है ये, ठीक है ना, सारा का सारा, ठीक है जी। इसी तरीके से अपन कॉपर को भी क्या करते हैं भाई, आपके रिफाइन करते हैं। कॉपर रिफाइनिंग में ध्यान रखना, अपन एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर आपके एग्जांपल दिया हुआ है। अब बात करते हैं आपकी जो रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, जिसकी अपन ने पहले भी क्वेश्चंस देखे हैं, आज उसकी बात करते हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, जब आप आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हो, देखो दोनों सॉलिड है, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाते हो। अब आपको पता है एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या होती है, काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, काफी ज्यादा मतलब हीट निकलती है। तो ये आयरन होता है ना, ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मोल्टन फॉर्म में। ये एल्यूमिनियम क्या कर लेता है, इसको रिप्लेस कर लेता है और L2O3 बनाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, और साथ में निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो ये रिएक्शन देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, और साथ में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब ये जो मोल्टन आयरन होता है ना, इस रिएक्शन में निकलता है, ये अपन रेलवे ट्रैक्स, वेल्डिंग वगैरह ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, कौन सा मोल्टन है, कौन सा नॉन मोल्टन। ओके, अभी चलिए देखते हैं आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे है। अब जल्दी से ना ऑप्शन के अंदर आंसर बताओ, सॉरी कमेंट के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े हैं, वरना डिले हो जाएगी क्लास अपनी। बताओ इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, सिनाबार का और कौन है, ये पहले भी किया शायद, आई थिंक अपन ने, तो कौन है भाई आपका, मर्क्यूरी है। चलो ये बताओ जरा। अब देखो जो आपके रिएक्शन दिखे है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। वैसे तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसमें देखो आपको बोला Fe2O3 की रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ, Fe2O3 की अगर एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, Fe मिलता है लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, और क्या मिलता है, Al2O3 मिलता है। पहला स्टेटमेंट है, इसको थर्माइट बोलते हैं, एकदम सही है। इट इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज, ये भी सही है। एल्यूमिनियम मेटल एक्साइड्स ऑक्सीडाइजिंग, देखो भाई एल्यूमिनियम मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो ये तो क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, इसने तो रिड्यूस कर दिया है आयरन को, ऑक्सीडाइज कहाँ किया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मोल्टन Fe एंड Al, देखो Fe तो मोल्टन होता है, बट Al आपका मोल्टन नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए। चलो इसका बताओ अभी।
आपको बोला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की, तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट? तो मैंने पढ़ा है आपको, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट करते हैं, ठीक है ना, याद रखना, ये रिपीट हो सकता है। चलो ये बताओ। सल्फाइड और को अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते थे, इसको क्या बोलते थे, प्रोसेस को? क्या बोलते थे? देखो सल्फाइड वाला मैंने बताया था, अगर कार्बोनेट होता तो कैल्सिनेशन होता, बट सल्फाइड है तो रोस्टिंग होगा। चलिए इसको बताइए अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके अपन किसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? याद करो, मिडल वाले को कर सकते थे, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को कर सकते थे, या फिर लो रिएक्टिव को। अब इनमें से देख लो कौन सा लो रिएक्टिव है, कौन सा हाई रिएक्टिव है, कौन सा मिडिल रिएक्टिव है, उसके हिसाब से आंसर दो। तो आंसर क्या होगा? जिंक। देखो मिडल वाला मैंने बताया था, मिडल वाले में अपन क्या करते हैं, कार्बन को यूज करके अपन रिड्यूस कर सकते हैं। सिल्वर तो लो हो गया, गोल्ड भी लो हो गया, एल्यूमिनियम आपका हाई हो गया। ये लास्ट स्लाइड आज की, ठीक है ना, और इसमें बहुत सारी चीजें रटने वाली है, मोस्टली चीजें। नाउ सी, कोरोजन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, तो मैं वापस इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ चीजें आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। जब आपके कोई आर्टिकल एयर के कांटेक्ट में आता है, स्पेशली ऑक्सीजन मॉइस्चर के फॉर्म में या फिर एसिड के फॉर्म में, तो वो कोरोड हो जाता है, जिससे उसकी डिग्रेड हो जाती है वैल्यू, उसको बोलते हैं कोरोजन। जैसे आयरन आपके मोस्ट एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, तो ये ब्राउन फ्लैग की सब्सटेंस आपका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, फेरिक ऑक्साइड का आपका फॉर्मूला, जो ये सब्सटेंस बनता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है आपका Fe2O3 डोट ना कुछ इसके साथ आपके वाटर जुड़ा होता है, XS2, कुछ ना कुछ वाटर होता है, ये कितना भी हो सकता है अभी, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आपके आयरन का वेट बढ़ जाता है, आयरन का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की लेयर बन गई ना ऊपर। वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज। ठीक, इसको बोलते हैं रेस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे सिल्वर वाला भी पढ़ाया था मैंने आपको पिछली क्लास में, ब्लैक हो जाता है। कॉपर वाला भी पढ़ाया था आपको, ग्रीन कोटिंग आ जाती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट दिया हुआ है कि इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर, कि कुतुब मीनार के पास वो पिलर है, उस पर रस्टिंग नहीं लगती है। तो रस्टलेसनेस के कारण ये आपके एक्चुअली एलोय से बना हुआ है, इसलिए ये क्या नहीं होता आपका, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ओके, ये देखो आपकी रस्टिंग इक्वेशन है, ये याद रखना। ऑक्सीजन प्लस आयरन प्लस S2 रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं Fe2O3 डॉट XS2। Fe2O3 डॉट XS2। ये x की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, रस्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भाई, रस्ट बोलते हैं अपन, रस्ट। ना रस्टिंग से अपन बचा सकते हैं, मतलब कोरोजन से अपन बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? देखो अलग अलग मेथड है। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन को, देखो कैसे बचा सकते हैं। पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, अभी बताऊंगा गैल्वेनाइजिंग क्या होता है। क्रोम प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग पढ़ा था, याद करो। एलोय बना दो। इन तरीके से क्या कर सकते हो, आप बचा सकते हो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपके स्टील और आयरन के जो आर्टिकल होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ जिंक से अपन क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। अगर आपको याद हो, आयरन से ज्यादा आपका जिंक क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। तो सपोज करो ये क्या, आपके आयरन का एक पीस है, ठीक है, इसके ऊपर मान लो मैंने क्या कर दी, जिंक की आपकी क्या कर दी, कवरिंग कर दी। अब जिंक की कवर कर दी, तो आपको पता है आयरन से ज्यादा इसके ऊपर क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, तो ये अंदर वाले आयरन को क्या कर लेगा, बचा लेगा, ठीक है ना। तो अगर ये जिंक की लेयर टूट भी जाएगी ना, तो आगे वाली लेयर क्या कर लेगी, इसको बचा लेगी। तो जिंक को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जिंक आपका ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन के तरफ ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब जैसे ये जिंक यूज किया ना, तो ऐसे और भी एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स को बोलते हैं सेक्रीफिशियल एलिमेंट, अनोड। क्या बोलते हैं, सेक्रीफिशियल एनोड। कि भाई ये खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरे के लिए, जैसे आयरन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तो आप जिंक भी यूज कर सकते हो, मैग्नीशियम भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हो आयरन को बचाने के लिए। बट गैल्वेनाइजेशन में अपन क्या करते हैं, सिर्फ जिंक यूज करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे देखो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यूज कर सकते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा आपके मेटल या नॉन मेटल मिलके आपके जो मिक्सचर बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन,
कंपाउंड नहीं होता, सॉरी मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं एलॉयज। ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है आपका। अब ये सारे फैक्ट्स है आपको याद करने हैं भाई, आज ही याद कर लेना। जैसे स्टेनलेस स्टील किस किस से बनता है? आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस कॉपर। क्रोमियम का फॉर्मूला होता है Cr। अगर किसी में Hg जुड़ा है तो उसको बोलते हैं अमलगम। ब्रास का क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। ब्रोंज का क्या होता है? कॉपर प्लस टीन। गन मेटल क्या होता है? कॉपर टीन जिंक लीड। रोल्ड गोल्ड का क्या होता है? कॉपर एल्यूमिनियम। जर्मन सिल्वर क्या होता है? कॉपर जिंक निकल। अब ये तो आपको आराम से लर्न करना पड़ेगा, तभी लर्न होगा। नाइक्रोम क्या होता है भाई? निकल, क्रोमियम और आयरन। इसीलिए देखो ये आपके हीटर के अंदर जितनी भी गर्म चीजें होती है ना, जैसे आयरन हो गई, हीटर हो गई, उन सब में यूज होता है ये। गीजर वगैरह, है ना, गीजर वगैरह इन सब में क्या होता है? यूज होता है। मैग्नानिन आपका कॉपर मैग्नीज और निकल से। कांस्टेंट एंड कॉपर निकल से। सोल्डर आपके SN Pb और AN से। फर्निको आपके आयरन निकल कोबाल्ट से। तो ये सारे लर्न कर लेना। जैसे व्हाइट गोल्ड हो गए आपके, है ना, गोल्ड से, निकल से और प्लेडियम से। तो ये आपको सारे याद करने हैं, आज लर्न कर लेना इनको। अभी चलो ये थोड़े से क्वेश्चन और आंसर दे दो जल्दी से। बताओ इसका आंसर। ये टेबल याद कर लेना आज ही, कल के लिए मत छोड़ना इसको। आज दो चीज याद करनी है आपको, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज और एक ये। ये तो कल किया था आपने। क्या हो जाएगा? सल्फर, है ना। ब्लैक किसके कारण होता है? सल्फर के कारण। चलिए ये बताइए। ये भी कल किया था आपने, तो ये तो मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। क्या बनता है? क्यूपरिक कार्बोनेट बनता है आपके। चलो ये बताओ आप मेरे को। क्या हो जाएगा भाई? देखो सोल्डर किस किस से बनता है आपके? SN Pb एंड AN। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Pb और SN दिया आपको, तो अपन यही टिक करेंगे। ठीक है, AN तो कहीं पे है ही नहीं, दो ही दिए आपको। चलो इसका बताओ। इनमें से कौन सा आपका एक नॉन मेटल क्या करता है? कंटेन करता है। ब्रोंज देखो क्या था? क्यूजिन। दोनों के दोनों मेटल है। सॉरी, ब्रास। ब्रास क्या था आपका? क्यूजिन। ब्रोंज क्या था आपका? क्यूटीन। क्यूटीन भी दोनों के दोनों आपके क्या मेटल है। अमलगम जिसमें Hg जुड़ गए, ये भी आपका मेटल है। स्टील क्या था आपका? आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन। कार्बन क्या है भाई? नॉन मेटल है। नॉन मेटल, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। चलिए इसका बताइए अभी। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है भाई? एलोइज आपके मिक्सचर्स होते हैं भाई, कंपाउंड्स नहीं होते हैं, आपको फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया था। चलिए इसका बताइए अभी। सोल्डर देखो, वापस रिपीट हो गया। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। सोल्डर अपने ने किया था क्या था? PbSn, है ना। ये वाला बताओ जरा। व्हाइट गोल्ड किससे बनता है भाई?
व्हाइट गोल्ड किससे बनता है? गोल्ड, निकल एंड प्लेडियम, तो आंसर हो जाएगा ए। चलो ये बताओ, स्टेनलेस स्टील में इनमें से कौन सा आपका एक एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है? कौन सा यूज नहीं होता भाई स्टेनलेस स्टील में इनमें से? आपका टीन यूज नहीं होता है ना, बाकी तो यूज होते हैं, इसकी जगह कार्बन यूज होता है। फर्स्ट मिनरल एसिड टू बी डिस्कवर्ड करवाया था, ये भी आपको पहले की क्लासेस में करवाया था। कौन सा था भाई? सल्फरिक एसिड आपका फर्स्ट था, ठीक है ना। चलिए इसका बताइए अभी, इनमें से कौन सी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी? पहली रिएक्शन देखो, जिंक मेटल की सल्फरिक एसिड, देखो जिंक मेटल प्लस आपका कोई भी एसिड होगा, अपने को पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो पहले में तो होगी। हीटिंग जिंक मेटल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक प्लस देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी रिएक्शन अपन ने देखी थी, है ना। क्या बना था भाई? सोडियम जिंकेट बना था, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकले थे। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल विद वाटर, अगर पोटेशियम को रिएक्ट करोगे वाटर के साथ तो भी क्या होगी भाई? आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या बनेगा? एक तो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा, है ना। एक तो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बट अगर देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था? CaSO4.12H2O। इसके अंदर अगर आप पानी मिलाओगे जो कि है ½ H2O, तो आपका क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। बी आपका आंसर होगा। चलो ये बताओ, कौन सा सही तरीका आपके कर्ड को रखने का? कौन सा सही तरीका नहीं है? नॉट द करेक्ट मेथड फॉर कीपिंग द कर्ड। क्या मतलब? अभी एक स्लाइड और आ जाए तो क्या होगा? कॉपर के अंदर नहीं रखना चाहिए ना, पॉइजनस बन जाता है सॉल्ट। अभी एक दो स्लाइड और करवा दो क्या? ये वाला बताओ। अच्छा ये वाला ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लेना। जो आपके ड्राई सेल होते हैं ना, बैटरी वगैरह, उनके अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट्स अपन यूज करते हैं? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, नोट डाउन कर लेना ये। चलो ये बताओ अभी, गैल्वेनाइजेशन इज a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of, क्या हो जाएगा? जिंक, है ना, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की बनाते लेयर। इसी के साथ क्लास खत्म। दी एंड। अब मेन चैप्टर तो बस आपके दो बचे हैं केमिस्ट्री के अंदर, दो चैप्टर है। लास्ट की जो दो क्लास होगी ना, उनके अंदर इतना लोड नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनसे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, बट वो भी मैं करवाता हूँ क्योंकि अपन टारगेट 30/30 का रखते हैं, तो वो करवाना जरूरी है, ठीक है ना। तो मेन आपके नेक्स्ट दो चैप्टर और रहने वाले हैं, तो वो और करेंगे अपन। इसके बाद में आपकी केमिस्ट्री खत्म, ठीक है जी। 10 नंबर पक्के, 10 क्वेश्चन पक्के, 10 यहाँ हो गए, और फिजिकल ज्योग्राफी मान के चलो 8 से 10 वहाँ हो गए। तो ये 20 क्वेश्चन तो नहीं कटने चाहिए आपके अभी, ठीक है ना। ये कब नहीं कटेंगे? जब आप प्रॉपर रिवीजन करोगे, डेली रिवीजन करोगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे कि मेरे को तो याद है, तो भाई हवा ही नहीं लगेगी आपको। इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं। अभी दिखेगा लीडर बोर्ड। तो आज टॉप किया आपके रितु पांडा ने, 17। आई होप मैंने आपका नाम सही लिया है, नहीं लिया है तो सॉरी। सेकंड आपके अंकित है भाई, 17 स्कोर, दोनों का स्कोर सेम है, बट रितु ने आपके टाइमिंग से मार दे दी है। थर्ड पे आपके सृष्टि
फोर्थ पे आपके सत्यम 16, फिफ्थ पे संध्या 16, सिक्स पे सुधांशु 16, सेवन्थ पे सियांशु 16, एट्थ पे भावना 15, नाइन्थ पे अंकित आपके 13 एंड टेंथ पे अखंड दीप आपके 13। हाँ, नेक्स्ट अपन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करेंगे, उसके बाद में पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कभी कभी क्वेश्चन आता है वहां से। तो रिवीजन करना यार डेली, देखो आपको कंटेंट देना मेरी काम है, और मैं आपको जितना ज़्यादा दे सकता हूँ उतना देता हूँ, मतलब जो रेलेवेंट है। इसको रिवाइज करने का आपका काम है, रिवाइज करो भाई, ठीक है ना। फाइनल रिवीजन तक आपको, जब मैं फाइनल रिवीजन लूंगा आपका वाईटी के ऊपर, तो आपको देखते ही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, देखते ही आंसर आना चाहिए कोई भी क्वेश्चन हो। 3 क्लास बाद पहली बार आए, ग्रेट यार, इम्प्रूवमेंट है मतलब, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी करते हैं अपन सेशन एंड, आज आपका थर्सडे, कल है फ्राइडे, फिर है सैटरडे, ठीक है ना। चलिए सेशन एंड करते हैं, एंड सीडीएस एनडीए का भाई फॉर्म भर देना आज, है ना, फॉर्म भर देना, किसी का वेट मत करना। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।